इंडिया में डिमांड किस चीज़ की है? मतलब अब इंडिया में पब्लिक इकोनॉमिक चीज़ें पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है नॉर्मली। तो इंडिया का जैसा मार्केट है कि आप कोई भी चीज़ इकोनॉमिक रखिए और टेस्ट एंड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड का बिजनेस कभी भी डाउनग्रेड नहीं जाने वाला है। बट अगर आपने इकोनॉमिक लेवल पर फूड सर्व किया अच्छी क्वालिटी के साथ, तो मुझे लगता है कि सक्सेस होने में आपको कोई रोक नहीं सकता। हेलो गाइस, मैं हूँ महावीर राजपूत और आज हम मिलने आए हैं चंद्रेश भाई से, जो हेलियर चिली कैफेस के फाउंडर है, जिन्होंने पूरे 5 साल में 70 से भी ज़्यादा आउटलेट ओपन किए। तो हम उनसे जानेंगे कैसे एक फ्रेंचाइजी बिजनेस वर्क करता है। तो चलिए, चंद्रेश भाई कैसे हैं आप? मैं फाइन हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर जगह दी और कनेक्ट होने का एक मौका दिया। तो थोड़ा आपके बारे में बताइए कि ये जर्नी आपने स्टार्ट कैसे की थी। अब देखिए, कोई भी बिजनेस अगर कोई बंदा शुरू करता है तो एक छोटे से ही शुरू होता है। मेरा जो एजुकेशन है वो एक सरकारी स्कूल से हुआ था और हायर एजुकेशन मैंने एक यूरोपियन कंट्री से लिया। फिर इंडिया आने के बाद मैंने एक छोटी चाय की दुकान शुरू करी थी। दुकान तो नहीं बोल सकते उसको, एक वुडन काउंटर शुरू किया था। सबसे डिफ़िकल्टी शुरू हो गई थी कि फैमिली सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर तूने बाहर से एजुकेशन लिया है, तूने एमबीए किया है और चाय की टपरी शुरू करी, तो थोड़ा नहीं समझ आ रहा था। बट मेरा विज़न थोड़ा अलग था, बट फिर भी कैसे भी करके उनको मनाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनोवेशन आइडियाज़, सब क्रिएटिव फूड में जो भी हम लोगों को डेडिकेशन देना था वो दिया हम लोगों ने एज़ पर पब्लिक डिमांड। और फिर कैफ़े की जर्नी हमने शुरू की और आज हम लोग इंडिया में मोर देन 70 आउटलेट्स रन कर रहे हैं। तो आज तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और 70 से भी ज़्यादा आउट है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास ना ही कोई टीम होगी और आप अकेले सब कुछ करते। तो उस टाइम पे आपने सब कुछ मैनेज कैसे किया? कैसे आपके साले फेलियर कह सकते हैं एक टाइप के, वो सर्वाइव कैसे की? देखिए, जब आप शुरू करते हो तब आप अकेले होते हो, आपके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि शायद ये फेल हो गया तो हम भी फेल हो जाएंगे, तो नहीं जुड़ता है स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहते हो, बट तुम्हें कभी विश्वास कम नहीं करना है अपने आप में। हमने काफ़ी ठोकरें भी खाई है, वी हैव गेट लॉट मैनी फेलियर्स ऑल्सो, बट उससे कुछ सीखा है। और स्टेप बाय स्टेप हमने ऐसे ऐसे स्टाफ को ट्रेन किया और उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमारे प्रॉब्लम्स थे। तो स्टाफ को हमने आज तक कभी स्टाफ नहीं समझा है, हमने फैमिली मेम्बर ही समझे हैं। वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके हर एक प्रॉब्लम में कंपनी साथ में रहती है। और हम लोग यही चीज़ सोचते हैं कि अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है तो मैं समझता हूँ कुछ भी काम इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना आप सोच रहे हो। मतलब आपके पास एक टीम, वो भी सही रास्ते में जाने के लिए मतलब चाहिए आपको। हाँ, टीम के बिना हम लोग कहीं पहुंच नहीं सकते। वो ऐसा होगा कि भाई तुम समुंदर में निकल गए हो बट तुम्हारे पास कोई जहाज चलाने वाला बंदा नहीं है, या फिर आपको डायरेक्शन देने वाला बंदा नहीं है। क्योंकि आपके पास टीम नहीं है तो आपको डायरेक्शन मिलेगी ही नहीं, भले आप कितने ही एक्टिव क्यों ना हो बिजनेस में। बट टीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंटायर बिजनेस प्रोसेस। तो मैं समझता हूँ कि टीम होना और टीम को साथ में लेके जाना, वो दोनों एक बोलते हैं ना कि पिलर है कंपनी के। तो वो हमारे पास है अभी टीम, और उन्हीं के साथ हम लोग पूरे इंडिया में डील कर रहे हैं अभी। तो मतलब जो हमें लंबा जाना होता है, टीम की ज़रूरत होती है, और वो भी एक सच्ची टीम जो हमें कोई भी मतलब बिजनेस में हमें सक्सेस दिला सके, ऐसी टीम। देखिए, वो सबसे पहले कि हर बंदे में उतना पोटेंशियल नहीं होता है जो तुम्हें चाहिए। वो तुम्हें ढूंढ के निकालना पड़ता है कि ये बंदा मेरे काम के लिए सही है। अगर तुमने गलत बंदे को हायर कर लिया या फिर गलत बंदे को आपने टीम में रख दिया है तो आपकी प्रोसेस एकदम स्लो हो जाएगी और आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी नहीं। आप जितना भी आगे जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले बंदे चाहिए ऐसे जो डेडिकेशन के साथ काम करें। और आपको उनको ओपनली ट्रेन करना होता है, उनको अपनी भी क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन या एक्सप्लोर करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देना होता है उनको। तभी जाके वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आप दोनों साथ में, या फिर टीम और जो भी आपके कलीग्स वो साथ में रहकर काम कर सकते हैं।
तो मतलब अभी आपके पास आपने एक अच्छा बिजनेस बना दिया सक्सेसफुल, लेकिन आपके नाम पे इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके बिजनेस में कोई फ़ायदा देता है या फिर ये आपको मार्केटिंग के लिए कई उपयोग में लेते देखिए, हर एक की सोच अलग होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करके देता है मार्केट में। पब्लिक आपको जानने लगती है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदा नहीं कर सकता। और इंडिया के साथ साथ अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको यूटिलाइज कहीं करना है तो आप इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी कंपनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का यूटिलाइजेशन एक मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन और अवेयरनेस के लिए भी करते हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। अगर हर एक लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते तो मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई वैल्यू रहती ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हें डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और हार्ड वर्क लगता है, तभी जाके आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। और कहीं ना कहीं वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, क्योंकि वो खुद बोलते नहीं है, बट उनकी जहाँ प्रेजेंस होती है, दे गिव यू डिफरेंस, दे गिव यू प्रेजेंस एवरीवेयर। तो वो आपको एक अलग खड़ा करते हैं कहीं पर कि हाँ, ये कंपनी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो आपको एक यूनिक बनाती है। और मैं समझता हूँ कि वो होना चाहिए कंपनी में कि भाई तुम क्या अलग करते हो, तुम लोगों से अलग क्यों हो। तो आप बोल सकते हो हमारे पास 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इजी चीज़ नहीं होती है। तो आपके नाम पे किन किस चीज़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड है जैसे? देखिए, हमने दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंच फ्राइज बनाई थी, जो 9.5 फीट लंबी थी। दूसरा हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंच फ्राइज की डिश बनाई थी, जो 660 किलो की एक डिश थी। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है दुनिया का, फर्स्ट टाइम एक साथ 500 कस्टमर्स को हमने नेम वाले बर्गर और कॉफ़ी सर्व करके बनाया था, जो दुनिया में पहली बार था। अभी रिसेंटली हमने कनाडा में चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर विथ नेम इन प्रिंटेड, जिसमें हम लोग कोई इंक और केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। और वो बर्गर 156 किलो का था। वो हमारा चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और रिसेंटली कनाडा में ब्रैम्पटन में हमने किया है। तो आपने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिए और इंडिया में इतना बड़ा मार्केट बना कि अब आप अब्रॉड भी जा रहे हैं, अपना फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली इंडिया में बहुत बड़ी जाइंट कंपनी भी आ चुकी है और बहुत सी फेल भी हुई है। तो उसमें मेन फैक्टर कौन सा रीज़न है कि वो फेल हो रही है? क्योंकि इंडिया में डिमांड किस चीज़ की है? मतलब अब इंडिया में पब्लिक इकोनॉमिक चीज़ें पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है नॉर्मली। तो इंडिया का जैसा मार्केट है कि आप कोई भी चीज़ इकोनॉमिक रखिए और टेस्ट एंड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड का बिजनेस कभी भी डाउनग्रेड नहीं जाने वाला है। बट अगर आपने इकोनॉमिक लेवल पर फूड सर्व किया अच्छी क्वालिटी के साथ, तो मुझे लगता है कि सक्सेस होने में आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल करने होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको अगर कम करने हैं तो आपको उसको एनालिसिस करने के बाद ही कोई आउटलेट या फिर कोई फूड बिजनेस करना चाहिए। आप लोगों को देखते हो कि यार उसने एयर कंडीशन कैफ़े खोल दिया और मैं भी खोल देता हूँ, तो सर वो चीज़ कभी भी काम नहीं करेगी। तो आपको खुद को एनालिसिस करना है कि ये मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे लेवल का क्लास है जो आपके साथ अट्रैक्ट होता है, आप किन एरिया में बैठ रहे हो, कौन सी सिटी में आप बिजनेस कर रहे हो। तो वो सब फैक्टर मिला के एक बिजनेस पॉलिसी या स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते हैं। तो आपने जैसे बोला, तो हम मान सकते हैं कि पैसा मतलब मेन फैक्टर है इंडियन मार्केट के लिए। मतलब आप ज़्यादा पैसा लोगे तो शायद नहीं भी हो सके आपका बिजनेस सक्सेसफुल इतना। देखिए, आज मार्केट में इतने कंपटीशन प्लेयर आ गए, इतने कम्पिटिटिव प्लेयर्स आ गए कि अगर आपने ज़्यादा पैसा लिया तो पब्लिक ओपन मार्केट में से कहीं सेम चीज़ वो आपसे कम पैसे में भी ढूंढ लेगी। तो सीधी सी बात है, आपको कस्टमर को लूज़ कर रहे हो। तो ओपन मार्केट है, उस वजह से आपको कम्पिटिटिव रेट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनी भी ऑफर देने लग गई है। आज से 5 साल पहले पिज़्ज़ा में कोई ऑफर नहीं दे रहा था, बट आज बड़े बड़े MNC प्लेयर भी वो बाय वन गेट वन दे रही है, इतना परसेंटेज दे रही है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लेयर को भी अगर दिक्कत हो रही है तो डोमेस्टिक प्लेयर को तो सीधी सी बात है कि यू हैव टू गो विद द कम्पिटिटिव रेट्स, इकोनॉमिक रेट के साथ जाना चाहिए। फूड की क्वालिटी और टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि भी इकोनॉमिक रेट रहेंगे तो कस्टमर लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, वरना
ऑनलाइन भी आज लोग घर पे बैठे ही वो चीज़ डिस्काउंट के साथ मंगवा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर हाई रेट रखोगे तो सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। तो अब लास्ट में मैं आपसे इतना ही जानना चाहूँगा कि अगर किसी नए एंटरप्रेन्योर को ऐसा कैफ़े बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसे किन-किन फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखिए, बिज़नेस कैफ़े का हो या फिर ऑटोमोबाइल का हो या फिर क्लोथिंग का हो या एक्स वाई जेड कोई भी बिज़नेस हो, सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। सब बिज़नेस एक ही चीज़ डिमांड करते हैं कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, डेडिकेशन और पैशन। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप कितना भी बड़ा बिज़नेस का सोच लो, बट ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है बिज़नेस में कि आपका डेडिकेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई भी फील्ड में अगर आपको जाना है तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस यही रहती है कि भई बंदे को नॉलेज लेना चाहिए बेसिकली। आपको सिर्फ देख कर चालू कर देना वो एक गलत बात हो जाएगी, बट आपको उस पे स्टडी करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए, आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपके प्रॉस कॉन्स ढूंढने चाहिए, उसका मार्केट क्या है, तुम कितना कर सकते हो, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। उसका मतलब हो गया कि आपको स्टडी करना चाहिए इन डिटेल। स्टडी के बाद ही आप एक फाइनल नतीजे पर पहुँच कर वो बिज़नेस शुरू कीजिए। किसी को देख कर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो वो एक आप शुरुआत कर रहे हो लॉस बिज़नेस की। स्टडी मैटर्स अ लॉट इन बिजनेस। मतलब किसी भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें पूरा होमवर्क करना चाहिए। डेफिनेटली विदाउट होमवर्क तो हम लोग टू व्हीलर चलाना भी नहीं सीखते, तो हम तो बिजनेस लेके जा रहे हैं। तो अगर टू व्हीलर भी सीखना है तो भी हमको काफ़ी दिनों की मेहनत होती है कि भाई ऐसे चलाना, ऐसे ब्रेक लगानी। तो ये तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस ऑल्सो नीड्स योर पैशन, डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और हार्डवर्क। तो वो 3-4 चीज़ें ऐसी है कि आपको वो करना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ अच्छे लेवल का बिजनेस कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच सर, हमें इतना सारा नॉलेज देने के लिए बिजनेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली नॉलेज तो क्या है कि आज बंदा ठोकर खा के ही सीखता है। अगर जब बंदा खुद सीखेगा नहीं और लोगों की बातों से एक अट्रैक्ट होके वो कुछ कॉपी करने का ट्राई करेगा कि हाँ मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि खुद को सीखना चाहिए, खुद को इन्वॉल्वमेंट देकर बिजनेस को सीखना चाहिए कि भाई ये मेरे काम का है कि नहीं है, मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मार्केट की डिमांड है या नहीं है। ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।